हेलो एवरीवन, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस 15 अगस्त पर हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था और उसी दिन मैंने 11वीं क्लास की फिजिक्स का कोर्स लॉन्च किया है। हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था भाई फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, उसके बाद फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, देन नेचुरल फिनोमिनास, नॉन नेचुरल फिनोमिनास। इसके बाद साइंस से हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, साइंस में फर्दर डिवीजन किए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट से हम नेचुरल फिनोमिनास और नॉन नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। देन लेक्चर 2 में हमने यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड्स, ये सारी चीजें हमने करी थी। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर में 2 टॉपिक और रहते हैं, जैसे कि फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के अंदर कौन कौन से हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जब हम फिजिक्स के अंदर और डीप में जाएंगे वहां पर आप पढ़ रहे होगे सारी चीजें, तो इसीलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम इनको पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन 12th क्लास में आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे डीप में जाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? इसीलिए हम वहां तक जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसका यूटिलाइजेशन अब आगे होने वाला है, वो सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। हम जैसे और दूसरा जो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो सभी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को भी हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे डीप में जाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सभी टॉपिक एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो भाई हमने जो फर्स्ट चैप्टर था, देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फर्स्ट चैप्टर। बहुत सारे लोग तो पढ़ाते नहीं है, बट मैंने आपको पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? आज उसका यूटिलाइजेशन आपको दिखेगा। क्यों पढ़ाया था? आज उसका यूटिलाइजेशन आपको दिखेगा। तो भाई वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को डाउट है किसी भी चीज में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर बहुत सारी वीडियोस में मिलेगा आपको, यहां तो नहीं है। और वेबसाइट विजिट कर सकते हो आप www.vijayacademy.in पर, वहां पर इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड। एक सीक्वेंस देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप की घटनाएं होती हैं, नेचुरल और नॉन नेचुरल। तो शॉर्ट में लिख लेंगे भाई, नेचुरल फिनोमिनास एंड नॉन नेचुरल फिनोमिनास। नॉन नेचुरल फिनोमिनास, नेचुरल फिनोमिनास और नॉन नेचुरल फिनोमिनास को हम किससे एक्सप्लेन कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ साइंस। विद द हेल्प ऑफ साइंस हम इनको एक्सप्लेन कर रहे थे। किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे थे? साइंस की हेल्प से। अब साइंस के फर्दर डिवीजन होते हैं। साइंस के 3 फर्दर डिवीजन होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब जो साइंस में या साइंस की हेल्प से जो ये नेचुरल घटनाएं हैं और नॉन नेचुरल घटनाएं हैं, जब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स का क्या रोल है, केमिस्ट्री का क्या रोल है और बायोलॉजी का क्या रोल है। अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें, क्योंकि भाई केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे, तो हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर नेचुरल फिनोमिनास और नॉन नेचुरल फिनोमिनास के मतलब में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो हम फिजिक्स की हेल्प से समझते हैं। यानी कि हम कॉन्सेप्ट की मतलब क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ये हम फिजिक्स की हेल्प से समझते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये हम फिजिक्स की हेल्प से समझते हैं।
कुछ नेचुरल घटनाएं, कुछ नॉन नेचुरल घटनाएं जो है कुछ लॉ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, जिनको हम फिजिक्स के अंदर लॉज बोलते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ओम्स लॉ कॉन्सेप्ट में स्पीड पढ़ लो, फोर्स पढ़ लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम, है ना। ये सारी चीजें जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इन सभी चीजों से ऐसे बहुत सारे हैं, हर फिनोमिनास के लिए जो है कुछ सम सेट्स होते हैं रूल के और कॉन्सेप्ट के, जैसा कि मैंने यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म में बताया था। तो हम जो है एक किसी कॉन्सेप्ट या किसी लॉ की हेल्प से नेचुरल और नॉन नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है या लॉ है फिजिक्स के, हम इनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फिजिकल क्वांटिटी। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या यह बात क्लियर है? यहां तक जो है हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में बखूबी पढ़ी थी। फिजिक्स को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। समझने के लेवल से ही पढ़ना है, रटने के लेवल से नहीं पढ़ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम जो है सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं भाई। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हम अभी कोशिश करेंगे एक कहानी से। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख करके मैं आपको समझा सकता हूं, मतलब जैसा कि बुक में लिखा है वैसे। जब तक फील नहीं आएगा ना सब्जेक्ट का, तब तक कोई मजा ही नहीं है पढ़ने का। ठीक, तो जो है फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे समझना है ये आपको मैं बताऊंगा किस तरह से। चलो, एक कहानी लेते हैं। एक चिंटू है, चिंटू एक बच्चा है। चिंटू जो है बेचारा मंदबुद्धि बालक है। तो आज की कहानी का जो हीरो हमारा चिंटू ही है। चिंटू जो है बेचारा गजनी की पैदाइश हो सकता है। तो जो चिंटू है वो मंदबुद्धि बालक है, चीजें भूल जाता है। तो एक दिन चिंटू के घर पर चिंटू के पिताजी के दोस्त आए। चिंटू के पिताजी के दोस्त आए चिंटू के घर पर। तो चिंटू के पिताजी ने बोला, बेटा चिंटू बाजार से जाकर के जो है 5 किलो जलेबी लेकर के आ जाओ। तो चिंटू जो है 5 किलो जलेबी लेने के लिए मार्केट गया। और जब रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते वो भूल गया उसे क्या लेना था। उसे रास्ते में जाते जाते वो भूल गया, बस उसे ये तो याद रहा जलेबी लेनी है, कितनी लेनी है ये वो भूल चुका था। जैसा कि मैंने बोला कि चिंटू बेचारा मंदबुद्धि बालक है, बेचारा सीधा सा और मंदबुद्धि होते हैं ना बेचारे, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही सिंपल से क्या बोलते हैं, नुबड़ा, है ना, जो गेम के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, नूब। तो वैसा तो चिंटू जो है बेचारा भूल गया वहां जाकर के। और तो अब वो जब हलवाई की दुकान पर जाता है तो चिंटू बोलता है, अंकल मुझे जलेबी दे दो, अंकल मुझे जलेबी दे दो। तो देखो चिंटू, मैं यहां पर 3 स्टेटमेंट लिखूंगा, उन तीनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला स्टेटमेंट में लिखूंगा, चिंटू ने सबसे पहले जलेबी वाले को बोला या हलवाई को बोला, अंकल मुझे जलेबी दे दो। क्या बोला भाई? अंकल, हिंदी में देख लेंगे, अंकल मुझे जलेबी दे दो। आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर? देखो यही तो मजा है फिजिक्स का। फिजिक्स को समझना है तो फील लेके समझो। अंकल मुझे जलेबी दे दो। तो अब अंकल ने बोला, बेटा कितनी जलेबी? अब बेचारा ये तो भूल चुका था कि 5 किलो जलेबी लेनी थी। तो चिंटू जो है भूल चुका है कि 5 किलो जलेबी। तो अंकल, वो बार बार अंकल को बोलता है, अंकल मुझे जलेबी दे दो ना। तो अंकल को गुस्सा आ गया। अंकल ने जो है एक रहपटा मारा खींच के चिंटू के, भाई यहां से सुबह सुबह आ गया मेरे को परेशान करने के लिए। तो अब चिंटू के जब एक थप्पड़ लगा तो उसके दिमाग की जो है थोड़ी सी नसें खुल गई, उसके दिमाग की नसें जो है थोड़ी सी खुल गई। तो अंकल ने बोला, चिंटू ने दोबारा बोला दूसरा स्टेटमेंट,
अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो। क्या बोला, उसे थोड़ा याद आ गया, अरे हाँ कुछ कुछ तो बोला था पापा ने, 5 5 5, हाँ याद आ गया। अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो। पांच जलेबी दे दो। तीसरा स्टेटमेंट, अब अंकल बोलते हैं बेटा जलेबी 5, 5 जलेबी का मतलब क्या है, मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है। हलवाई ने जो है बात फिर पूछा, बेटा ये 5 जलेबी क्या है, तू मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर, मैं तेरे एक और रैप्टा मारूंगा, भाग जाए यहां से। अब चिंटू बड़ा सोच में पड़ गया, यार ये 5 जलेबी क्या है। अरे अंकल आप दो ना 5 जलेबी, चिंटू ने बोला। तो अंकल को फिर गुस्सा आया, अंकल ने अब की बार एक और रैप्टा खींच के मारा चिंटू के, और उसकी जो नसें है ना अब की बार सारी की सारी खुल गई, और उसे याद आ गया, हाँ याद आया, अंकल मुझे 5 किलो जलेबी दे दो। चिंटू ने बोला, अंकल मुझे 5 किलो जलेबी दे दो। तो चिंटू के 2 रहपटे पढ़ने के बाद, याद आ गया 5 किलो जलेबी। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर हम जो है इन तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और जो है हम फिजिकल क्वांटिटी में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है। देखो मैंने पहले भी बताया था, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी, फिर नेचुरल फिनोमिना, उनको समझने के लिए हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट या लॉ यूज करते हैं, और लॉ और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं। तो आज हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। हम जो है आज फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए मैंने 3 स्टेटमेंट लिख दिए हैं, अंकल मुझे जलेबी दे दो, अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, और अंकल मुझे 5 किलो जलेबी दे दो। ठीक है, चिंटू के ये 3 स्टेटमेंट जो है हमें क्या बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश के लेवल से बात करता हूं, इंग्लिश है ना भाई, इंग्लिश समझते हैं हम इंग्लिश बोलते भी हैं। तो अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, तो इंग्लिश के हिसाब से ये मेरे अंकल मुझे जलेबी दे दो, अंकल गिव मी जलेबी। तो इंग्लिश के हिसाब से आई थिंक ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लिश के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं, अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, अंकल गिव मी 5 जलेबी। तो आई थिंक इंग्लिश के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इंग्लिश के लेवल पर तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, तो अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, मैथ्स के हिसाब से भी ये ठीक है भाई। मैथ्स के लेवल पर देखें तो अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, तो अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, तो मैथ्स के लेवल पर क्या है, ठीक हो जाता है। अब क्या ये मैथ्स के लेवल पर ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो इसीलिए क्रॉस लगा दिया मैंने, यहां पर तो ये नंबर लिखा ही नहीं था, तो मैथ्स के लेवल पर ये गलत हो जाता है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, अंकल मुझे 5 किलो जलेबी दे दो, अंकल प्लीज गिव मी 5 kg जलेबी। तो अंकल जब 5 किलो जलेबी देंगे तो इंग्लिश के लेवल पर ये ठीक हो जाता है, अंकल प्लीज गिव मी 5 kg जलेबी, तो ये इंग्लिश के लेवल पर ठीक हो जाता है। मैथ्स के लेवल पर भी ये ठीक है क्योंकि नंबर लिखा हुआ है 5। अगर बात करें फिजिक्स के लेवल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और आज के बाद कभी भूलेगा नहीं और रटेगा नहीं। अगर मैं फिजिक्स के लेवल की बात करूं तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है भाई, यहां पर तो कुछ बताया ही नहीं है कि क्या है, मतलब कितनी क्वांटिटी है ना। जैसे ही मैंने बोला कितनी क्वांटिटी है, तो आपके दिमाग के जो तार है खुल जाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी है यहाँ क्लियर नहीं है। दूसरा, अंकल मुझे 5 जलेबी दे दो, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या यहाँ पर 5 किलो रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, यहां पर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिजिक्स के लेवल पर यह स्टेटमेंट भी गलत है। अगर फिजिक्स के लेवल पर थर्ड स्टेटमेंट देखें, अंकल मुझे 5 kg जलेबी दे दो, इसका मतलब मास की बात हो रही है। आपको पता है 5 kg, kg किसके साथ आता है, मास के साथ आता है, kg किसके साथ आता है, मास के साथ आता है। तो इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि जो चिंटू है वो जलेबी वाले से या हलवाई से 5 किलो जलेबी मांग रहा है, मास की बात हो रही है, तो यहां पर इस लेवल पर यह बिल्कुल सही हो जाता है। क्या यह बात समझ में आई? तो देखो अंग्रेजी, मैथ्स और फिजिक्स में कितना डिफरेंस है।
मैथ्स में सिर्फ नंबर की बात होती है और अंग्रेजी में तो नंबर यूज करो, कुछ भी यूज करो। देखो अंग्रेजी तो हर जगह वैलिड हो रही है ना, अंग्रेजी तो हर जगह वैलिड हो रही है, लेकिन फिजिक्स बिल्कुल स्पेसिफिक है। फिजिक्स बिल्कुल स्पेसिफिक है भाई। जब तक आप यहां ये नहीं बताओगे कि कितना नंबर है, कितना नंबर है और कौन सी यूनिट है, अगर मैं यहां पर लिखूं कौन सी यूनिट है, दैट मीन्स टाइम है, द सेकंड है, मीटर है, केजी है, न्यूटन है, क्या है, जब तक ये दोनों चीजें हमें नहीं पता होंगी तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं चिंटू की जो कहानी है, चिंटू बेचारा मंदबुद्धि बालक है, उस कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स के लेवल पर अगर बात करें तो आपको एक नंबर भी चाहिए, साथ में एक यूनिट भी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी को बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, इसका मतलब यह है कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई? एक तो नंबर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? NUMBER, BER, भाई BER लिखो यार, नंबर। साथ में क्या होना चाहिए भाई? यूनिट होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, साथ में यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो मैंने लिखा 5, क्या ये यूनिट है? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? बस आपको ये बताना है, कमेंट में लिखोगे क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? जी नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि 5 जस्ट एक नंबर है, इसके साथ यूनिट नहीं है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं लिखता हूं 10 सेकेंड, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? जी हां, ये फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे बता पा रहे हो? इसकी यूनिट को अगर आप ध्यान से देखो, सेकेंड, सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो आप बता पा रहे हो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं लिखता हूं 10 kg, तो आप बता पा रहे हो जी हां, ये फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे बताया? यूनिट की हेल्प से, यूनिट की हेल्प से। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास। बहुत बढ़िया। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत ही बेसिक से समझेंगे, हर बच्चे को समझ में आएगा। ध्यान रखना, यहां कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ पैशन है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ध्यान से समझना है। 5 तो यहां तो क्लियर हो गया भाई, 10 सेकंड में टाइम मिल गया, 10 kg में आपको पता चल गया, अच्छा ये जो है मास है। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं 20, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तुरंत बताएंगे जी नहीं, ये 20 फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है यूनिट मिस है, यहां पर यूनिट मिस है। जैसे यहां पर 5 के साथ यूनिट मिस थी, ऐसे ही यहां पर भी यूनिट मिस है। हमें नहीं पता ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं लिखता हूं 100, लिख दिया आगे मीटर, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है? आप ध्यान से देखो तो आप इस मीटर को देख करके बता पाओगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी? लेंथ की। क्या ये बात क्लियर है भाई? डिस्टेंस बोल रहा होगा कोई, तो डिस्टेंस भी तो लेंथ ही है ना मेरे भाई, तो डिस्टेंस या लेंथ बोल दो आप, तो 100 मीटर। दैट मीन्स आपको एक नंबर और यूनिट, इसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आपको यह बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी बताने के लिए आपको नंबर और क्या चाहिए? यूनिट का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। किसी भी एक चीज से कुछ नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बोलता हूं, मीटर। क्या मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, इसके साथ नंबर चाहिए, है ना भाई। मीटर तो लेंथ है वैसे फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अगर कितनी वैल्यू है, अगर मुझे वैल्यू नहीं पता होगी, अगर मुझे यहाँ वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं यहाँ वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, है ना। वैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी? लेंथ। लेंथ क्योंकि मीटर आ गया, तो इसका मतलब यूनिट का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर उसकी वैल्यू बतानी है तो साथ में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। यहां नंबर को हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है भाई, नंबर को हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं।
और मैग्नीट्यूड को हम वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये चीज याद रखनी है। मतलब जैसे 10 मीटर, ठीक है भाई, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड या वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको फिजिकल क्वांटिटी अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर नंबर और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जल्दी से जल्दी अपने सारे जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये फैला दो कि भाई बढ़िया बढ़िया से फिजिक्स समझाई जा रही है, बिल्कुल सिंपल वे में, हर बच्चे को समझ में आएगा, चाहे टॉपर हो चाहे वो बिल्कुल बेचारा स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो, है ना, हर बच्चे को ये चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, दैट मींस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है 3 लेवल पर होता है, ध्यान से समझना। फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है 3 लेवल पर होगा। हम पहला टाइप का क्लासिफिकेशन आज पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा आगे पढ़ेंगे, तीसरा उसके बाद पढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। देखो फिजिक्स को रटना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, समझना है, चीजों को समझना है। ये जो मैंने बोला ना फिजिकल क्वांटिटी के 3 क्लासिफिकेशन, 3 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो है ये कोई नहीं बताएगा, सीधी सी बात तो ये है। तो आप जब उसको पढ़ रहे होगे, आपको पता है, बाई वर्ड आपने सुना है, तो जब मैं उसको बताऊंगा तो आपको क्या होगा ना, आपको ऐसा लगेगा आप रट रहे हो, लेकिन रटना नहीं है। देखो यहां से अभी क्लियर होगा, जब हम धीरे धीरे जाएंगे फिजिक्स के अंदर तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, मतलब 3 बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पहला बेसिस है, 3 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, ये फर्स्ट बेसिस है। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन से बेसिस पर है, जब मैं थर्ड वाला बताऊंगा तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी सिर्फ इतना समझना है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की अभी समझेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। हमने फिजिकल क्वांटिटीज समझ लिया, और फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की मिलेंगी आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो राम राम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, देखो समझते हैं पहले। जैसे हमारा बायोलॉजी में आप पढ़ते हो हमारा शरीर कैसे बनता है भाई, हमारा शरीर बोल दो या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे बनती है। अगर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा सेल के बारे में, तो आपने देखा होगा, आपने जिस अभी हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, रटेंगे नहीं, तो आपने जैसे सेल पढ़ा होगा, है ना। मान लो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में आप देखोगे, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इस तरह से। अगर आप देखो यहां से एक पार्ट उठाओ इसका, इसको क्या बोला जाएगा? सेल, सिंगल सेल। यानी कि ये पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से। इस सेल का डिवीजन हो ही नहीं रहा है ना। तो सेल क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है। आप बायो में पढ़ते भी हो ना सेल की डेफिनेशन। सेल क्या होती है? सबसे बेसिक यूनिट होती है। सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट होती है, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटी यूनिट जो है सेल ही है, और सेल से आगे बनता है। सेल से आगे क्या बनेगा? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। आप बायो में पढ़ते हो ये सारी चीजें। यानी कि जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सबसे बेसिक यूनिट है हमारी सेल। एक और चीज समझ लेते हैं। अगर आप देखो, मान लो नंबर्स पढ़ते हो आप, 1 2, 0 भी लगा लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद अगर आप 10 लिखोगे, ये लिख दिया 10 तो 1 और 0 से मिलकर बन रहा है,
तो इसका मतलब 0 to 9, 0 to 9 क्या है, ये बेसिक नंबर्स हैं आपके, ये क्या है भाई, बेसिक नंबर्स, ये बेसिक नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है बेसिक नंबर्स हैं। इसके आगे जितने भी नंबर बनेंगे वो इन्हीं से मिलकर बनते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो बायोलॉजी और मैथ्स के हेल्प से हमने इसको समझा कि जो सबसे बेसिक यूनिट होगी, सबसे छोटी यूनिट होगी, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको दोबारा से और ब्रेक नहीं किया जा सकता, यानी कि यही सबसे सिंपल है। अगर मैं बोलूं और भी आसान भाषा में, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। क्या ये बात समझ में? सेल सबसे सिंपलेस्ट है भाई। ऑर्गन का सबसे छोटा हिस्सा सेल है, किसी भी नंबर का सबसे छोटा हिस्सा ये है, ये सारे नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 तक। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, मान लो 1000 देखो 1 और 0 से मिलकर बना है। मैं लिखता हूं 1 2 3 4 1234, ये किससे मिलकर बना है, 1 2 3 4, इन 4 नंबर से मिलकर बना है। क्या ये बात क्लियर है? तो इन्हीं को क्या बोला गया भाई, फंडामेंटल नंबर्स। जैसे यहां पर ये सेल है, ये फंडामेंटल सेल, मतलब बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स है लाइफ की, फंडामेंटल यूनिट्स है लाइफ की सेल, यह बेसिक यूनिट है लाइफ की सेल। और फंडामेंटल नंबर्स कौन से, 0 to 9। क्या ये बात क्लियर है? तो बायोलॉजी और हमने मैथ्स में तो समझ लिया, अब हमें तो फिजिक्स के लेवल पर समझना है भाई। अगर हमें ये फिजिक्स के लेवल पर समझना है तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, है ना, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या हो गई भाई? सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन में, सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं। क्या है ये? बेसिक क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज। आप ये लिख लेना, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज। जैसे सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ये सबसे सिंपलेस्ट है। जैसे ये नंबर सबसे सिंपल है, इन सभी नंबर, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गए, ये थोड़े से सिंपल है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही आयोटा वाली, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें बहुत सारे नंबर बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन ये सबसे सिंपल है। तो इसका मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटी है। कैसी है ये? सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सिंपलेस्ट क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सिंपलेस्ट क्वांटिटीज। इनको हम किसी और नंबर से डेराइव नहीं कर सकते। जैसे सेल को हम कहीं और से डेराइव थोड़ी करके ला रहे हैं, सेल तो ऑलरेडी नेचर के अंदर है, एक सिंपल सेल। इसका मतलब यह हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डेराइव्ड। मैं यहां लिखता हूं कांट बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। बहुत ही सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, ध्यान रखना। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, सिंपलेस्ट क्वांटिटीज होती हैं, कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। और एक और चीज जो बहुत अच्छी है इसमें समझने वाली, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताया गया है या किसी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। ध्यान से समझेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने कैसे निकाला है? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ अब विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां कतई ये नहीं है कि हमने निकाला है, मतलब साइंटिस्ट ने सर्च किया था तो उन्होंने बताया। एक एग्जांपल लेंगे, जब मैं यूनिट्स पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, वहां इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना समझो कि इनको जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है साइंटिस्ट ने बताया कि हाँ भाई इसको जो है फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है। तो आपको क्या समझना है? सबसे पहले अब यहां पर यह समझेंगे
कि हम तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, तो आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि मैं पहले मैं तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मास, फॉर एग्जांपल मास। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। टाइम आप सभी को पता है, लेंथ आप सभी को पता है, मास आप सभी को पता है। आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा हम 7 तक पहुंचेंगे कैसे। भाई पहले तो 3 ही थी, 3 से 7 तक कैसे पहुंचेंगे, देन 7 से सप्लीमेंट्री कैसे पहुंचेंगे, ये समझना जरूरी है। अगर आपको रटना है तो आपको तो मैं 2 मिनट में बोलूंगा भाई, जैसा सब बताते हैं, जितने भी महारथी हैं फिजिक्स के, वो सब बताते हैं कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मैं यहां लिखवाता, उनकी यूनिट्स बताता और काम खत्म कर देता। नहीं, मैं फिजिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे एक बच्चे को भी समझाएगा, बहुत छोटे से बच्चे को भी समझ में आएगा। जो गेम में नुबड़ा होता है ना, न्यूब, उसको समझ में आए, जैसे गेम उसे समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स उसको भी समझ में आएगी। ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए पहले हम ये समझेंगे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने मानी 3, पहले 3 ही है भाई, पहले हम समझ रहे हैं 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास, लेंथ और टाइम, ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। अब हम बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज की। अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज तो देख लिया, अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, इसको समझने की कोशिश करनी है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी है भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझना है आपको। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम डेराइव करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज से। डेराइव्ड क्वांटिटीज जैसा कि नाम दिया हुआ है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि नंबर में मैंने बोला 1 2 3 4, हमने किस नंबर से डेराइव किया? 1 2 3 और 4 वाले कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन से इसको डेराइव किया। एक तरह से ऐसे समझ लो। तो बिल्कुल ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो तो सिंपल होती हैं, बेसिक क्वांटिटी होती हैं, तो सिंपल है, हमने एग्जांपल बता दिए। अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, तो इनको डेराइव किया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। एग्जांपल, सीधा एग्जांपल, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। अब हम एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं? बहुत ही आराम से, शालीनता से, प्यार से पढ़ना है हर चीज को। फिजिक्स अगर ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो ही अच्छी लगेगी, नहीं तो फिजिक्स बोरिंग लगेगी और टफ लगेगी। एक एक चीज को अच्छे से, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, पूरी फिजिक्स 11th की ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा। ध्यान रखना, रटवाऊंगा कुछ नहीं। जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे आप मेरे साथ, तब तक आपको रटना नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत ही रेयर मैं बोलूंगा, 1% ऐसा टॉपिक होगा जिसमें मैं बोलूंगा भाई इसको रट लेना यार, ये बहुत जरूरी है, इसको रटे बिना काम नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो पूरी फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ोगे रटोगे नहीं, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में कैसे हैं? सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या एरिया होगा भैया? आपको बोला एरिया फाइंड आउट करो इस रेक्टेंगल का, तो आप क्या बोलोगे? L इंटू बी। L इंटू बी, L क्या है? लेंथ है। अगर आप ध्यान से देखो तो L क्या है भाई? L लेंथ है, और B क्या है? ये भी तो एक तरह से लेंथ ही है भाई, लेंथ ही तो है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, एक तरह से ये लेंथ ही है। तो इसका मतलब लेंथ और लेंथ दोनों जो है मिल गए, और ये दोनों लेंथ आपको क्या दे रही हैं? ये दोनों लेंथ है, तो ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर मैं यहां पर लिख दूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसका मतलब आपने किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे डिराइव किया? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, सेकंड। मान लो मैं बोलता हूं क्यूब, किसी क्यूब का
किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, ये एल है, ये भी एल, ये भी एल। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई? बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, एल इंटू एल इंटू एल, एल इंटू एल इंटू एल। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों आपकी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम निकालने के लिए भी मुझे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। तो हमने लेंथ तो देख लिया, अब एक आध जो है किसी और कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं। थर्ड, मान लो मैं बोलता हूं डेंसिटी, मैं बोलता हूं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भैया आपने पढ़ा होगा बचपन में, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अब यहां देखो मास, मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर आप ध्यान से समझो तो मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो ना भाई, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है, टाइम है। लेंथ हमने देख लिया, मास की बात हो रही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे ड्राइव किया हमने? फंडामेंटल क्वांटिटीज की एल से। देखो एल क्यूब, अगर मैं यहां लिख दूं एल क्यूब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया डेंसिटी। डेंसिटी का एक एग्जांपल ले लिया। अब हम एक टाइम वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। अभी यहां पर लेंथ और मास आ गए, एक टाइम वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। फोर्थ, मान लो स्पीड। स्पीड ले लिया आपने। स्पीड क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखना ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया, वॉल्यूम, बाकी आप इसको फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डिराइव्ड क्वांटिटीज में आती है। स्पीड क्या होता है भाई? आपने पढ़ा है बचपन से, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई, अगर आप डिस्टेंस को देखो, अगर आप डिस्टेंस को समझो तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लेंथ है। भाई डिस्टेंस किसकी तरह काम करता है? लेंथ की तरह। और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया, इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो सभी की सभी डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? वो सभी की सभी डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव होंगी, इसीलिए इनका नाम रखा गया है डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आया? क्या चीजें समझ में आई? बहुत आसान भाषा में हम समझ रहे हैं। हमने जो ये सारी चीजें पढ़ी आज, ये भी पढ़ा, फिर फिजिकल क्वांटिटीज को एकदम बिल्कुल जो है इसके क्या बोलते हैं, इसकी ऐसी एनालिसिस करी, पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला कि फिजिकल क्वांटिटीज कैसे समझनी है। फिर मैंने यहां भी बताया आपको कुछ एग्जांपल। फिर हमने ये देखा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमने जो है एग्जांपल समझे। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखने के लिए पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। ठीक है, अभी हम ये समझ लेते हैं जितनी भी मास, लेंथ, टाइम, ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाती हैं। अभी ऐसा समझ लेते हैं, वैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे, आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ोगे, वो आगे हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब बात करते हैं यूनिट की। अब बात करते हैं हम यूनिट की। यूनिट क्या होता है ना भाई? यूनिट भी तो पढ़ना जरूरी है। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट को एक बार समझ लेते हैं। यूनिट की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट की डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएंगे। पहले हम यूनिट्स की डेफिनेशन समझेंगे। मैं यही लिखता हूं यूनिट। हम जो है यूनिट की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है यूनिट्स? एनसीईआरटी की बुक में जाओगे तो आपको यूनिट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो थोड़ी अजीब सी लगेगी, समझ में जो है थोड़ी मुश्किल आती है। तो हम यूनिट्स की डेफिनेशन को समझेंगे और आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छे से, है ना। बच्चे जो है बस क्योंकि अब आपको पता है एग्जाम में यूनिट की डेफिनेशन तो आएगी नहीं, लेकिन समझना तो जरूरी है ना मेरे भाई। जब समझोगे तभी तो फिजिक्स को समझ पाओगे। तो छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चलो, तो यूनिट्स क्या होता है भाई? यूनिट्स क्यों यूज होती है आपको पता है? फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम यहां देख रहे थे,
हम यहां देख रहे थे 10 सेकेंड, तो एक नंबर है और यूनिट है, तो आप बता पा रहे हो ये टाइम है। 10 केजी, केजी यूनिट की वजह से तो आप बता पा रहे हो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास। तो इसी तरह से हम जब यूनिट की डेफिनेशन लिखेंगे तो यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स की वजह से ही हम बता पाते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। हम यूनिट की हेल्प से ही बता पाते हैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये बात क्लियर है? दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is done by यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, यूनिट की हेल्प से। दैट मीन्स अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी नंबर के साथ अगर आप यूनिट लगा दो तो आपको ये पता चलेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डन बाय यूनिट। इट इन्वॉल्व्स, अगर मैं आगे ऐड करूं, अब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स, यहां लिखेंगे हम इट इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यहां देख लेते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट। सेकंड, आर्बिट्ररली चूजन। स्पेलिंग देख लेना भाई, आर्बिट्ररली चूजन। थर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। भाई स्पेलिंग देखते रहना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये जो है पॉइंट्स याद रखने हैं यूनिट के लिए। तो यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डन बाय यूनिट। किसी भी नंबर के साथ आप यूनिट लगा दो तो आपको पता चलेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत आसान भाषा में ये है। इट इन्वॉल्व स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट, आर्बिट्ररली चूजन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे और आज की क्लास को हम खत्म करेंगे यहीं पर। पहले इन तीनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट का मतलब आप समझ सकते हो एक्सपेरिमेंट की तरह से। इसको ऐसा समझ लो, एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। with the help of experiment। आर्बिट्ररली चूजन का मतलब, भाई आर्बिट्ररली चूजन का मतलब चूज करना है ना। आपने कोई भी यूनिट बताई और उसको चूज कर लिया, तो यहां तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी कि वर्ल्ड वाइड सेम है, चाहे इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, जर्मनी चले जाओ। अगर लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर हर जगह इस्तेमाल होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिट क्या होती है, बहुत आसान भाषा में। भाई आपको पता है 2020 में कोविड आया था। आपको पता है 2020 में क्या आया था, कोविड आया था, जिसको क्या नाम दिया गया था, कोविड-19। भाई आपको पता है कोविड-19 एक नाम दिया बीमारी को, और जो है हमारा देश में जो है त्राही त्राही मच गई थी कोविड की वजह से, है ना, लॉकडाउन लगे थे। तो जब कोविड आया था तो शुरुआत में जो है वैक्सीन नहीं थी, कोई भी मेडिसिन नहीं थी, आप सभी को पता है। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस कोविड जो वायरस था, है ना, कोरोना वायरस था, उसको स्टडी किया। तो जो भी मेडिसिन बनाई जा रही थी, तो ऐसा तो नहीं था ना कि किसी साइंटिस्ट ने मेडिसिन बनाई और तुरंत मार्केट में उतार दिया, ऐसा तो नहीं था। भाई मान लो मैं साइंटिस्ट हूं, मैं हूं तो नहीं, मान लो मैं साइंटिस्ट हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा हूं और मैंने जो है एक मेडिसिन बना दी और मैं खुश हो गया और ये मेडिसिन काम की है, इसे ही ले लो, है ना। जैसे सभी ने निकाली थी, नाम तो नहीं लूंगा, वो समझ गए ना। हाँ, तो उन्होंने भी जो है अपनी आयुर्वेदिक दवाई निकाल दी थी, है ना, जो कि किसी काम की तो थी नहीं।
तो ऐसे ही सभी आया भाई, साइंटिस्ट जो थे वो आया और मैंने बोला भाई ये दवाई है कोरोना वायरस की, इसको ले लो। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, देखो कोविड-19 में जो कोरोना वायरस था, उस कोरोना वायरस को स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद जो भी मेडिसिन बनी उसको टेस्ट किया गया। कोरोना वायरस में अगर मैं यहां लिखता हूं कोरोना वायरस के ऊपर टेस्ट किया गया, यहां पर क्या किया गया, टेस्ट किया गया। और जो भी मेडिसिन बनाई गई यानी कि एंटीडोट्स बनाई गई, जो भी मेडिसिन या वैक्सीन बनाई गई, मेडिसिन या इंजेक्शन बनाया गया, ऐसा तो नहीं ना ये सीधा का सीधा मार्केट में उतार दिया गया, ये तो कतई हुआ ही नहीं। इसको टेस्ट किया गया। इसको क्या किया गया, टेस्ट किया गया। किसके ऊपर, किसके ऊपर भाई, किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, है ना, एनिमल्स के ऊपर। तो इस तरह से टेस्ट करेंगे भाई। जब आप बहुत सारे टेस्ट करोगे तभी तो आप किसी रिजल्ट पर पहुंचोगे, यहां से फिर रिजल्ट पर पहुंचेंगे। जब ये रिजल्ट पर पहुंचेंगे तब बताएंगे ओहो अच्छा ये दवाई है, इससे भैया ये कोरोना वायरस खत्म हो रहा है या इससे ट्रीट किया जा रहा है, इसका नाम अब रख दो कोवैक्सीन। क्या नाम रख दिया, कोवैक्सीन। क्या बात समझ में आई, कोवैक्सीन हो गया। और भी और एक दो और थी कोवैक्सीन है, और क्या है नाम बता देना यार कमेंट में, मैं तो भूल गया हूं। स्पुतनिक भी था, स्पुतनिक 5 भाई, स्पेलिंग है, जो भी नाम ले सकते हो आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोवैक्सीन हो गया। और क्या था, है ना, ये इस टाइप की वैक्सीन आई तो इन्होंने नाम दिया, कोवैक्सीन हो गई। और कोविशील्ड थी एक, नाम याद आ गया भाई, SHIELD। तो देखो क्या हुआ, जो भी मेडिसिन बनाई गई उस मेडिसिन को पहले टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, और जब रिजल्ट सही आए तभी उन्होंने नाम दिया उसको कोवैक्सीन। क्या ये बात समझ में आई। देखो जब कोई भी यूनिट के लिए क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हम उसको समझते हैं। जैसे हमने कोई मेडिसिन बनाई कोरोना वायरस के लिए तो हम पहले उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और चीजें चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके रिजल्ट सही आते हैं तो यहां पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। देखो नामकरण कर दिया यानी कि आर्बिट्रली चूजन, यानी कि नामकरण, इसका नामकरण कर दिया, ऐसा समझ लो। इनका क्या कर दिया, नामकरण। तो जैसे यहां नामकरण किया ऐसे ही इसका मतलब इनको आर्बिट्रली चूज किया। इनको क्या किया, आर्बिट्रली चूज। आर्बिट्रली चूज कर लिया। क्या ये बात क्लियर है। तो यहां से आप यूनिट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हो। अब इसके बाद, अब जैसे कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 या कोविशील्ड है, इनमें से ऐसा हो सकता है एक वैक्सीन ऐसी है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। भाई एक वैक्सीन ऐसी है, मैं नाम मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें से एक ऐसी भी है जो अमेरिका में नहीं चलती या यूरोप में नहीं चलती, लेकिन एक वैक्सीन ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। नाम मुझे ध्यान नहीं है, कमेंट में आप लिख देना, मैं भी सीख जाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोवैक्सीन है, मैं कोवैक्सीन का एग्जाम्पल ले लेता हूं, COVAXIN, है ना। कोवैक्सीन जो है इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये। तो जो कोवैक्सीन है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो ये मान लिया कि भाई हाँ ये जो है हर जगह चलेगी, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, इस तरह से ये मान लिया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ध्यान से समझो तो यूनिट भी क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दैट मीन्स हर जगह वर्ल्ड के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यही यूनिट यूज होने वाली है। लेंथ की यूनिट अगर मीटर है तो मीटर यूज होगी, टाइम की यूनिट सेकंड है तो सेकंड यूज होगी, मास की यूनिट केजी है तो हर जगह केजी ही यूज होगा मास के लिए। क्या ये बात क्लियर है। तो ये है यूनिट की डेफिनेशन जो मैंने कोविड के एक एग्जांपल से लेकर के आपको समझाने की कोशिश करी। देखो मुझे पता है ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी और आपको भी पता है ये कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन भाई एनसीईआरटी की बुक में है तो आपको एटलीस्ट समझ में तो आए, भाई आपको फील तो आए, अरे हाँ यूनिट में ये डेफिनेशन है। अगर आपको वो समझ में ही नहीं आ रही तो आप रट लोगे, अब आपको समझ में आने लगेगी, अच्छा इसको जो है भैया स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरमेंट होता है, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकालते हैं,
इसके बाद जो है इसको आर्बिट्रेरली चूज कर लेते हैं और ये जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो जाती है। आप कोरोना वायरस की इस कोवैक्सीन कोविशील्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको यूनिट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो यूनिट की जो डेफिनेशन है यही डेफिनेशन है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, यूनिट का सिस्टम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी यहां बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज में 3 है, हम 3 से 7 पर कैसे पहुंचेंगे ये समझेंगे। फिर 7 के बाद 2 सप्लीमेंट्री भी पढ़ते हैं, वो कैसे आएंगी वो भी समझेंगे। अगर मैं डायरेक्ट बता देता ना 7 तो आप रट लेते, इसको कहानी से समझेंगे आप। जैसे जैसे कहानी सीखोगे वैसे वैसे फिजिक्स भी अच्छे से सीखते चले जाओगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे इनके, फिर हमने यूनिट्स के बारे में समझा। यूनिट की क्या डेफिनेशन होती है इसको आज हमने अच्छे से बखूबी मैंने समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा कि आपको पता है मैं जो है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स के सॉल्यूशंस बनाता हूं, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छे रिव्यू हैं, बहुत अच्छे। बच्चे बोलते हैं कि मतलब सर आपने जो क्वेश्चन समझाया वो बहुत ही अच्छा लगा, जो तरीका था वो बहुत पसंद आया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है वो जो पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स है, पीडब्ल्यू आप सभी को पता है, तो वो जो मॉड्यूल्स के मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं उनको ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और सॉल्यूशन आप देखिए एकदम मजा आ जाएगा आपको। चाहे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं उन सभी वीडियोस में मैं अपना नंबर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है। वेबसाइट भी दी हुई है वहां पर उन सभी वीडियोस में। आगे से मैं इन लेक्चर्स में भी अपने वो सारे चीजें प्रोवाइड कर दूंगा कि कहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और जो है भैया अगर मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उम्मीद करिए कि मैं थ्योरी भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई पैसा नहीं देना है इसका, बिल्कुल फ्री है। आप सोचोगे यार फ्री में है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आपसे शर्त लगाता हूं कि आपको पैसे में ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जैसे मैं विदाउट मनी, फ्री नहीं बोलूंगा, विदाउट मनी जो है मैं ये क्वालिटी दूंगा। और आप ये भी तो सोचिए, जब आप मेरे साथ 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम लगा रहे हैं। टाइम जो है पैसे के इक्वल ही होता है, टाइम ऑफ, है ना, टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। आप जब कॉमर्स वाले बच्चे जानते हैं वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू पढ़ते हैं, पैसे की वैल्यू पढ़ते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो वो जानते हैं टाइम की कीमत जो है बहुत ज्यादा है पैसे से। तो आप पैसा देकर के भी ये सब चीजें इतने अच्छे से हो सकता है ना बताए कोई, तो मैं तो बिना पैसे लिए बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स बाय विजय एकेडमी पर। कीप ट्यून एंड जय हिंद।